जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 2 के, ठीक है। और हिस्ट्री पेपर 2 में आपके ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल में मैंने HIS 302 सॉल्व करा दिया है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे HIS 303 सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1200 से लेकर के 1700 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 जनवरी 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला, ठीक है। 2 जनवरी 2025 को आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। आपने सभी साथियों के साथ इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर आगे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी अपना क्वेश्चन पेपर देख लें कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। चलें, और जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा के दिया गया था नेशनलिज्म इन इंडिया, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। और आप लोग खुद जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, 50 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। चले, पहला प्रश्न आपका पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में खानकाह क्या थे। तो जो मध्यकालीन भारत है, मिडाइवल इंडिया, इसमें खानकाह क्या थे। इसमें खानकाह आपके सूफी दरगाह होते थे। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर पहले का, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित संतों में से किस संत ने बीजक लिखा था, ठीक है। बीजक किसने लिखा है, आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, संत कबीर दास ने बीजक को लिखा है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर दूसरे का। चलिए, प्रश्न नंबर 3 आपको पूछा गया है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, ठीक है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो ध्यान रखेंगे, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इससे संबंधित कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर की पॉइंट आपको ऐड करके दिया है। यहाँ से कई सारे प्रश्न देखिएगा आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे सर जी, देखें, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए थे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें क्या है, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमण से निपटने के लिए लौह रक्त, ठीक है, लौह और रक्त नीति अपनाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछ चुका है। लौह और रक्त नीति को किसने अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। क्यों अपनाई थी, तो मंगोल आक्रमण कर रहे थे, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने लौह और रक्त नीति अपनाई थी, ठीक है। अच्छा, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इन्होंने अपनी राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पुराने किलों की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण कराया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सैन्य प्रतिभा से हर बार यानी हमेशा मंगोलों को हरा दिया, ठीक है। अच्छा, आगे याद रखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखें, मंगोलों ने भारत पर 6 बार आक्रमण किया था। इन आक्रमणों की तारीखें और उनके नेता, ठीक है, नेता के नाम तो नहीं दिया, तारीखें दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किए। अच्छा, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार किया था। तो इसी तरह मंगोलों का भी पूछा जाता है कि मंगोलों ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है, 6 बार आक्रमण किया। कब कब किया है, देखें, अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि मंगोलों ने 6 बार तो आक्रमण किया है, मंगोलों ने 5वीं बार आक्रमण कब किया था। तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। मंगोलों ने 5वीं बार आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में, ठीक है। इसी तरह से इन सभी को याद रखना, ठीक है। पहला मंगोल आक्रमण 1297 से 98 के बीच में हुआ था। दूसरा मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में हुआ था। तीसरा मंगोल आक्रमण 1299 ईस्वी में हुआ था। चौथा मंगोल आक्रमण 1301 ईस्वी में हुआ था और लास्ट पांचवा आपका 1303 में हुआ था, ठीक है। इन सारे की पॉइंट को याद रखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। देखें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। लगातार ये कई सालों से क्वेश्चन पूछा चला आ रहा है, ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब रजिया सुल्तान के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखें, रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। रजिया सुल्तान का जन्म पूछता है तो 1205 ईस्वी में बदायूं में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की सबसे
बड़ी बेटी थी और संभवतः उनकी पहली संतान भी थी रजिया सुल्तान। ठीक है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, देखें रजिया सुल्तान की माँ का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो तुर्कान खातून इनकी माता का नाम था रजिया सुल्तान के। ठीक है। तुर्कान खातून दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। ठीक है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी कौन थी? तुर्कान खातून। ठीक है। तुर्कान खातून की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है देखें, रजिया सुल्तान दक्षिण एशिया की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ये तो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ठीक है। देखिए रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर के 1240 तक शासन किया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका ईयर भी पूछा जाता है कि कब से कब तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है। चले, रजिया सुल्तान को इख्तियारुद्दीन अल्तूना से शादी करनी पड़ी थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। चले, इसमें नेक्स्ट देखिएगा क्या है, रजिया सुल्तान की मृत्यु के बारे में पूछा जाएगा। तो 15 अक्टूबर 1240 को हुआ था, कहाँ? कैथल हरियाणा में। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंने 4 नंबर प्रश्न आपको बता दिया है। ठीक है। चले प्रश्न नंबर 5 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, भक्ति आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भक्ति आंदोलन पूछ रहा है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलवर संतों के द्वारा। इनका नाम अलवर नहीं है, आलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। और नय नार। ठीक है। आलवार और नयनार संतों ने मिलकर भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आपकी अलवार नहीं देता है तो नयनार लिख करके दे सकता है। ठीक है। तो दोनों में से कोई एक लिख करके देगा, ध्यान रखेंगे। दोनों देगा तो ए और बी देगा, तो ए और बी में सी ऑप्शन आपका राइट होगा। जैसे यहाँ पर दिया रहेगा, यहाँ पर ए और बी दोनों दिया रहता है। ठीक है। चलें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुगल काल में मुहर किस प्रकार का सिक्का था? मुगल काल में जो मुहर था इसको सोने का सिक्का कहा जाता था, ये ऑप्शन आपका राइट है। अब मुगल काल के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मुगल काल में मोहर एक सोने का सिक्का था। मुगल साम्राज्य में प्रचलित सिक्कों के बारे में कुछ और बातें, जैसे मुगल साम्राज्य में सिक्कों को मानकीकृत किया गया था। इन सिक्कों को अलग अलग धातुओं से ढाला गया था। ठीक है। इन जो इनका वजन है, जो सिक्का थे इनके मुगल काल के, इनके सिक्कों का वजन और आकार दोनों निश्चित होता था। ठीक है। कितने ग्राम के होंगे ये निश्चित होता था। अच्छा, और आगे पॉइंट आप लोग देखिएगा, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुगल साम्राज्य में प्रचलित सिक्कों के प्रकार, जैसे मोहर को सोने का सिक्का कहा जाता था, रुपये को चांदी का सिक्का कहा जाता था, और दाम को तांबे का सिक्का कहा जाता था। ठीक है। चले नेक्स्ट आपको आगे याद रखना, इसमें मुगल सिक्कों पर सुंदर नस्तालिक लिपि में लिखा जाता था। ठीक है। मुगल जो सिक्के थे सुंदर नास्तालिक लिपि। अच्छा, इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुगल काल में जो सिक्के ढाले जाते थे उस पर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? तो नास्तिलिक लिपि लिखी जाती थी। ठीक है। अच्छा, इन पर पुष्पीय ज्यामिति और अरबिक डिजाइन भी बनाए जाते थे। ठीक है। इसमें आगे आपको लिखना है, देखें आगे आप लोग देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुगल सिक्कों पर खलीफाओं के नाम को प्रमुखता दी जाती थी। ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मुगल सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखा जाता था। ठीक है। अकबर ने कुछ सिक्कों पर इलाही तिथि भी लिखवाई थी। आपके एग्जाम में पूछता है सिक्कों पर इलाही तिथि किसने लिखवाई थी? अकबर ने लिखवाई थी। ठीक है। देखिए अगर आप BA सेमेस्टर वाला चैनल पर आए हैं तो आपको एकदम डीपली पढ़ाया जाएगा। जितना BA सेमेस्टर वाले ने DDU के लिए मेहनत किया है यूट्यूब पर, उतना अभी तक किसी ने नहीं किया है। सबसे ज़्यादा कोई मेहनत करता है यूट्यूब पर पूरे, तो वो BA सेमेस्टर वाला करता है पूरे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, चाहे वो आपकी क्लासेस हो, महासंग्राम क्लासेस हो, चाहे वो आपका क्वेश्चन पेपर हो। ठीक है। देखिए इसमें अगला पॉइंट है आपका, अकबर के सिक्कों पर कई तरह के प्रतीक भी बनाए गए थे। ठीक है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, जहांगीर ने राशि चक्रों वाले सिक्कों की एक श्रृंखला शुरू की थी। राशि चक्रों वाले सिक्कों की श्रृंखला किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। ठीक है। चलें, इसमें मैंने बता दी। प्रश्न नंबर 7 क्या है आपका, देखिए पूछा गया है,
चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्के का प्रचलन किस शासक के द्वारा किया गया? तो यह शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इनके बारे में जान लीजिए, ठीक है, यहाँ से भी आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखें, जो चांदी का सिक्का रुपया है और तांबे का सिक्का जो दाम है, इनके नाम के जो सिक्के हैं उसका प्रचलन शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच रुपये शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे रुपया कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। शेरशाह सूरी के जारी किए गए चांदी के सिक्कों का जो वजन है 178 अनाज के बराबर था। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। इसमें नेक्स्ट आपको याद रखना, देखें, शेरशाह सूरी के जारी किए गए सिक्के आधुनिक रुपए के अग्रदूत थे। ठीक है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान। पूछा जाता है ना कि फरीद असली नाम किसका था? शेरशाह सूरी का। ठीक है, शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1486 ईस्वी में। कहाँ? बिहार के सासाराम के जागीरदार हसन खान के घर में हुआ था। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चले इसमें आप नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया, देखें, निम्नलिखित में से कौन एक अंधा कवि था जिसने कृष्ण की पूजा की और कृष्ण भक्ति पंथ का प्रसार किया? तो ये आपके सूरदास जी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, देखें, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया कहा है? तो ये बलबन ने कहा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब इब्राहिम लोदी के बारे में जान लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इब्राहिम लोदी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोदी के बेटे थे। ठीक है, सिकंदर लोदी का बेटा कौन था? इब्राहिम लोदी। ठीक है, उन्होंने, यानी जो इब्राहिम लोदी है, इसने 1517 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया। इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के पहली लड़ाई में बाबर ने हराया था। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? हरियाणा के पानीपत में। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। ठीक है, लोदी वंश भारत पर शासन करने वाला एकमात्र अफगान राजवंश था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। लोदी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया था। ठीक है, बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लेंगे। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में। ठीक है, चलें आगे, आपको याद रखना है, दौलत खान लोदी पंजाब के गवर्नर थे जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? क्या कर रहा है? मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, कराए कि नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत किसने की थी? नौरोज़ त्यौहार, इसकी शुरुआत की थी बलबन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न नंबर 13 का। अब इसमें कुछ मैंने की पॉइंट रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखें, भारत में नौरोज़ त्यौहार की शुरुआत गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने की थी। हालांकि बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नौरोज़ को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, शुरू किसने किया था? बलबन ने नौरोज़ त्यौहार को, और नौरोज़ त्यौहार को ख़त्म किसने किया था? औरंगजेब ने। ठीक है, इतना आपका क्लियर। ऐसे इसलिए किया गया क्योंकि इस त्यौहार के दौरान
मुगल अभिजात्य वर्ग के लोग निम्न वर्ग की महिलाओं को दंड मुक्ति के साथ स्वीकार करते थे। ठीक है, चले आगे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारे पॉइंट है। देखें, नवरोज फारसी नव वर्ष का त्यौहार है। ये त्यौहार पारसी समुदाय के लोग मनाते हैं। पारसी जरथुस्त्र, ठीक है, जरथुस्त्र धर्म के अनुयायी हैं। अनुयायी मतलब होता है फॉलोअर्स, जैसे इंस्टाग्राम पर आपके फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, आप लोग जिसको पसंद करते हैं उसको फॉलो करते हैं, वही है ये। ठीक है, जिसको पसंद करते हैं उसको मानते हैं, वो अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। देखें आगे, यह धर्म प्राचीन फारस यानी आधुनिक ईरान, जो आधुनिक ईरान है पहले इसको फारस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये शुरू हुई थी। पारसी प्रवासी इसे भारत लाए थे। ठीक है, चलें आपको आगे इसमें ध्यान रखना है। नौरोज़ त्यौहार आमतौर पर 21 मार्च को या उसके आसपास मनाया जाता है। यह त्यौहार दावत, नृत्य और उपहारों के आदान प्रदान के साथ मनाया जाता है। ठीक है, चलें अब आगे आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखें, नौरोज़ जो त्यौहार है ये ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अज़रबैजान, भारत, तुर्की, इराक और जॉर्जिया जैसे देशों में मनाया जाता है। ठीक है, पारसी मान्यताओं के मुताबिक नौरोज़ प्रकृति को धन्यवाद देने का दिन है। ठीक है, चलिए इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मैंने 13 नंबर प्रश्न बता दिया आपको। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है, देखें, मुगल व्यापार वाणिज्य में प्रचलित बीमा प्रणाली के अध्ययन का मुख्य स्रोत कौन सी रचना है। बीमा प्रणाली, ठीक है, जो बीमा प्रणाली है इसके अध्ययन की मुख्य स्रोत क्या है, आईने अकबरी है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगलकालीन हुंडी के विषय में सही नहीं है। तो हुंडी एक शाख पत्रिका या फिर पत्र होती थी, ये आपका करेक्ट है, जिसकी एक विशेष अवधि बीतने पर बट्टा काटकर अदायगी की जाती थी, ये भी राइट है आपका। देखें, दर्शनी हुंडी और मियादी हुंडी ये इसके प्रमुख प्रकार थे, ये भी राइट है। यानी हुंडी का प्रचलन यूरोपीय द्वारा किया गया था, ये आपका गलत है। हुंडी हमारे प्यारे देश भारत, यानी जो हुंडी है ये प्राचीन भारतीय है। ठीक है, हुंडी का प्रचलन प्राचीन भारत में हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। यूरोपियों के द्वारा इसे नहीं लाया गया था या फिर यूरोपियों के द्वारा इसका प्रचलन नहीं किया गया था, ये प्राचीन भारत से ही हुंडी चली आ रही है। ठीक है, आप लोग अपने गांव में या फिर शहर में तो नहीं, पर्सनली गांव में कहते हुए सुने होंगे इनको हुंडी चाहिए। ठीक है, तो हुंडी वही है जो प्राचीन काल में हमारे देश में चलती थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये यूरोपियों के द्वारा इसका प्रचलन नहीं किया गया था, हमारे प्यारे देश भारत के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलें आप इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। देखें, बक्काल कौन थे। ठीक है, जो बक्काल हैं ये अनाज व्यापारी थे। ठीक है, बक्काल यानी बनिया। ठीक है, इनको बनिया कहा जाता था। तो बनिया किससे संबंधित है, अनाज वगैरह ये सब। ठीक है, अपने हिसाब से करते थे, तो ध्यान रखेंगे अनाज व्यापारी थे बक्काल। ठीक है, बनिया इनको कहा जाता था, ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लोक निर्माण विभाग पहली बार किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, लोक निर्माण विभाग, तो यह आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लोक निर्माण विभाग पहली बार स्थापित किया गया था, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब लोक निर्माण विभाग के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखें, सल्तनत काल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक उपयोगिता की कई चीज़ें बनवाई थी। ठीक है, उसने 4 मस्जिदें, 30 महल, 200 काफिला सराय, 5 अस्पताल, 100 कब्रें, 10 स्नानागार और 100 पुल बनवाए थे। ठीक है, चलें अच्छा, नेक्स्ट आपको याद रखना है, उसने फिरोजाबाद दिल्ली में फिरोजा शाह कोटला, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजपुर जैसे शहरों की स्थापना की थी, इसीलिए बाबा आजकल चेंज कर रहे हैं इसको। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जल घड़ी का आविष्कार किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसने अपने भाई जौना खान, इनके भाई का जौना जो खान थे इनका नाम था मोहम्मद तुगलक। ठीक है, इनकी याद में
जौनपुर शहर बसाया था। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। जौनपुर शहर किसके नाम पर बसाया गया था? जौना खान के नाम पर। ठीक है, किसने बसाया था बताइए आप लोग? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के राज्य का मुख्य वास्तुकार कौन था? मलिक गाजी शाहना। ठीक है, मलिक गाजी शाहना ये प्रमुख वास्तुकार था फिरोज शाह तुगलक के राज्य का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। मैंने इतने की पॉइंट आपको बताए हैं, इतने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको ज़रा भी लग रहा है कि ये आपके लिए नॉलेजेबल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एग्ज़ाम से पहले इस क्वेश्चन पेपर को, ताकि आपके साथी संबंधी जो भी हैं इस क्लास को अटेंड कर सकें। ठीक है, चले आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18 क्या है? पूछा है कि प्रसिद्ध कविता गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से मुगल कालीन आयातित वस्तुओं में कौन सबसे प्रमुख था? आयातित माने आयात करते थे। पूछा क्या है? प्रमुख था। आयात तो सभी होते थे, नील, सूती कपड़ा, अफीम, घोड़ा भी होता था, लेकिन प्रमुख क्या है? घोड़ा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, इसमें आपको अगला क्वेश्चन याद रखना है। मुगल काल का कौन सा बंदरगाह बाबुल ए मक्का, बाबुल ए मक्का के नाम से जाना जाता था? तो जो आपका सूरत बंदरगाह है, ठीक है, सूरत बंदरगाह को बाबुल ए मक्का के नाम से जाना जाता था। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। सूफी परंपरा में पीर का, ठीक है, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या है? तो पीर का अर्थ है सूफियों के ये गुरु होते थे। ठीक है, 21 का बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तूती ए हिंदुस्तान यानी भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता था? अमीर खुसरो को। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्यों जाना जाता था? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। देखें, अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या भारत का तोता कहा जाता था। अमीर खुसरो एक महान कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ और विद्वान थे। ठीक है, अच्छा, आपको आगे याद रखना है, उन्हें कव्वाली का जनक माना जाता है। ठीक है, कव्वाली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो ने भारत में गज़ल शैली की शुरुआत की। अमीर खुसरो को संगीत और कविता में उनके योगदान के लिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। उनका जन्म पटियाला में हुआ था। अच्छा, उनका मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो देहवली। ठीक है, उनका निधन कब हुआ था? 1325 ईस्वी में। यहाँ मैंने लगभग आपको सारे बता दिए। ये वाला क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है। प्रश्न नंबर 23 है, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये आपके बाबा फरीद के शिष्य थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? देखें, पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 की। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। ध्यान रखिएगा, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया। देखें, निम्नलिखित में से किस शासक के समय कश्मीर के रेशम पर राज्य का एक अधिकार स्थापित किया गया था? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। खास करके जहांगीर के शासनकाल में ही रेशम से यहाँ के मखमल बनाए जाते थे। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, मेरे हिसाब से राइट आंसर इसका 100% गारंटी है। ये ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए प्रश्न नंबर 25 का। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। देखिए, मुगल कालीन भारत में तंजौर किस लिए प्रसिद्ध था? तो जो तंजौर है दोस्तों, यह आपका धातु जड़ाई कला, ठीक है, धातु जड़ाई कला के लिए प्रसिद्ध था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखें, जादू इसलिए बोल दिया क्योंकि मुझे नींद भी आ रही, क्योंकि मैं 2:30 बजे सुबह में ही उठ गया। ठीक है, अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में लगभग 9 बजने वाले होंगे। देखें 8:46 हो रहा है। ठीक है, अभी तक मैं जग रहा हूँ, तो नींद आ रही है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चले जल्दी से इस क्लास को ख़त्म करते हैं। कल सुबह मैं आपको इसे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है,
मुगल कालीन भारत में नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो जो बयाना है और सरखेज है ये दोनों आपके मुगल कालीन में, ठीक है, नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। डी ऑप्शन आपका राइट है, बी और सी दोनों आपके करेक्ट हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ददनी प्रथा किससे संबंधित था? ददनी प्रथा वस्त्र उद्योग से संबंधित था, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। शबनम और गंगा जल किसकी उत्तम श्रेणी की किस्म है? तो जो शबनम और गंगा जल है ये दोनों आपकी मलमल की, ठीक है, मलमल की किस्में हैं, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या है? 30 नंबर प्रश्न पूछा है, भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सूफी संप्रदाय के संस्थापक भारत में कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? ठीक है, वितरण प्रणाली ये किसने प्रारंभ की थी सल्तनत काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, घरी अथवा गृह कर यानी हाउस टैक्स, ठीक है, हाउस टैक्स लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किया? दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में कुछ मेंशन है, ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। यह विभाग दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख मंत्रालय था। इस विभाग के अधिकारी, जो इस विभाग के अधिकारी होते थे उसको अमीर ए कोही कहलाते थे, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, देखें इस विभाग का मकसद क्या था? कृषि के क्षेत्र में जमीन बढ़ाना। इस विभाग ने 2 आब क्षेत्रों को विकास खंडों में बांटा था, ठीक है। अच्छा, आगे आपको ध्यान रखना है, हर विकास खंड का नेतृत्व एक अधिकारी करता था। इस अधिकारी का काम क्या था? किसानों को ऋण देना और उन्हें बेहतर फसलें उगाने में मदद करना। इस विभाग ने कृषि से जुड़े कई सुधार किए थे, ठीक है। चलें, इसमें मैंने आपको बता दिया है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 34 क्या है? प्रश्न नंबर 34 पूछा गया आपका, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो देखिए जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं इनके शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 क्या है? 35 नंबर, गज ए इलाही का प्रयोग किसने किया? गज ए इलाही इसका प्रयोग अकबर ने किया, ये ऑप्शन आपका राइट है। गज ए इलाही, गज नाम सुन करके ही आपको लग जा रहा होगा कि ये जमीन के नापने से है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखें, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। गज ए इलाही का इस्तेमाल मुगल सम्राट अकबर ने भूमि मापने के लिए किया था। अकबर ने 1588 ईस्वी में गज ए सिकंदरी की जगह गज ए इलाही का इस्तेमाल शुरू किया था। अकबर ने भूमि मापने के लिए तनब की जगह जरीब का इस्तेमाल भी किया था। आपको आगे इसमें की पॉइंट याद रखने हैं। अकबर ने 1556 में गद्दी संभाली थी और 1605 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही नाम का एक नया धर्म शुरू किया था। पूछता है ना आपके एग्जाम में, दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया था, ठीक है। देखें, अकबर ने जजिया कर को 1564 में ख़त्म कर दिया था, ठीक है। जजिया कर को किसने ख़त्म किया था? अकबर ने। कब किया था? 1564 में। चलिए, इसमें और आपको याद रखना है कि अकबर ने सर्वधर्म समन्वय को अपनाया था, जिसे उसने सुलह कुल कहा। क्या? सुलह कुल, ठीक है। अकबर ने सिकरी फतेहपुर में इबादत खाना बनवाया था, जहां विभिन्न धार्मिक विद्वानों के साथ धर्म पर चर्चा होती थी, ठीक है। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने दीन ए इलाही अपनाया था, ठीक है। एग्जाम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है
कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे? शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर इसमें अगला क्या है देखें, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया। कामरूप में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया है? तो शंकर देव ने। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या है देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो यह रामानंद ने किए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एग्जाम के बाद इस नंबर पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज देंगे। ठीक है, इस नंबर पर, यह व्हाट्सअप नंबर है। सॉरी फॉर दिस, मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए 76075774, ठीक है, 584, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसको नोट कर लीजिए, इसी पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, देखें कबीर, और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे, क्योंकि 6 सेमेस्टर के बच्चों ने क्वेश्चन पेपर सेंड किया था, तभी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मैंने आपको मोबाइल नंबर दिया या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया, इस पर आपको अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना है, ताकि आपसे जूनियर बच्चे हमारे साथ जरूर जुड़ पाएँ उस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। ठीक है, चलें टॉपिक पर आते हैं। पूछा गया है कबीर और धर्मदास। ठीक है, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है, क्या है? अमर मूल है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा है, 41 नंबर पूछा है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो रामानंद का हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो यह आपके वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विनय पत्रिका के रचयिता हैं। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, बाबा गोस्वामी तुलसीदास। ए ऑप्शन राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? तो इसकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 क्या है देखें, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे, कौन थे? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, पूछा गया है कौन सा सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? महबूब ए इलाही कौन कहलाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 47 क्या है, 47 नंबर निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? इस्लाम से आपके नामदेव प्रभावित थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 48 क्या है देखें, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो आपके कुल 12 ज्योतिर्लिंग है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखें यहाँ पे मेंशन किया गया है 12 ज्योतिर्लिंग के नाम, आपको अच्छे से देख लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। पहला है सोमनाथ जो गुजरात में है, और इसमें अगला है मल्लिकार्जुन जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसी तरह से सारे हैं। चाहे तो आप क्लास को रोक करके आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चाहे तो मैं इसे धीरे धीरे ऊपर कर दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चलें, क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है, समय का मर्यादा मैं समझता हूँ कि समय बहुत ही कम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर शिष्य थे, तो जो कबीर हैं यह रामानुज के शिष्य थे, या फिर रामानंद के, या चैतन्य के, या फिर तुकाराम के? तो कबीर शिष्य थे, कबीर आपके रामानंद के शिष्य थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 50 क्या है, सहना ए मंडी किससे संबंधित है? सहना ए मंडी किससे संबंधित है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी से। अभी ख़त्म नहीं हुआ क्लास, ये बात ध्यान रखेंगे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, देखें सहना ए मंडी दिल्ली सल्तनत के दौरान बाजार नियंत्रण के लिए बनाए गए बाजारों का
नाम था। ठीक है, इन बाज़ारों का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। इन बाज़ारों को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? देखिए, खाद्यान्न के लिए एक बाज़ार, महंगे कपड़ों के लिए दूसरा बाज़ार और घोड़ों, दासों और मवेशियों के लिए तीसरा बाज़ार। ठीक है, चले। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सारे पॉइंट। ठीक है, देखिए हर बाज़ार, ठीक है, हर बाज़ार के प्रमुख को साहना कहा जाता था। ठीक है, जो हर बाज़ार होते थे इसका जो प्रमुख होता था हर बाज़ार का, इसको साहना कहा जाता था। साहना ए मंडी तीनों बाज़ारों का प्रमुख होता था। साहना के काम में, ठीक है, साहना के काम ये थे, क्या करते थे जो साहना थे, ये व्यापारियों का बही खाता रखना, दुकानदारों और कीमतों पर नियंत्रण करना, कुछ न्यायिक कार्य। ठीक है, चले। अब इसमें आगे आपको याद रखना है, बाज़ारों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने साहना ए मंडी के अलावा बरीद, ठीक है, बरीद है ना, ठीक है, बरीद, जो बरीद होते थे ये खुफिया अधिकारी होते थे, और मुन्नियानो ये जासूस होते थे, और इनसे भी बाज़ार की दैनिक रिपोर्ट हासिल करते थे ये लोग। ठीक है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैंने आपके 50 क्वेश्चन थे और 50 के 50 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, साहना ए मंडी किससे संबंधित थी? अलाउद्दीन खिलजी से। काफ़ी एक्सप्लेन करके मैंने इस क्वेश्चन पेपर को आपको बताया है। प्लीज़ इसे आगे ज़रूर शेयर करेंगे, काफ़ी नॉलेजेबल है ये क्लास। ठीक है, चले जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।